जो कल बलूचिस्तान के सूबा ईरान के सूबा सिस्तान में जो कुछ हुआ, पाकिस्तानियों का कत्लेआम हुआ वहाँ पे, उसके बाद से जो सूरत हाल ने एक नया टर्न लिया है वो काफ़ी ख़तरनाक है। और इसके साथ साथ आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशत गर्दों ने 3 अलग जगहों पे हमले किए जिनको मार दिया गया, और उसके अलावा 2 जगहों पे और उन्होंने हमला किया। एक लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान में जहाँ 3 घरों पे उन्होंने और पुलिस के 3 घरों पे हमला किया जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, लेकिन वो एक अहलकार को अगवा करके भी ले गए और एक बच्ची भी उसमें ज़ख्मी हुई इन हमलों में। और दूसरा ऑपरेशन लकी मरवत में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ किया गया जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए। और इसके साथ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है, काफ़ी सख्त इस बार उनकी तरफ से बयान आया। उन्होंने अफ़गान हुकूमत को कहा है कि अपनी सरज़मीन से ऑपरेट होने वाली दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डालें। ये लगाम कैसे डाली जाएगी? हम कमर तोड़ते हैं, अफ़गानिस्तान लगाम डाले, ना कमर टूटती है ना लगाम डलती है। और ये खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। जो कुछ कल बलूचिस्तान में हुआ, आज के प्रोग्राम का सारा हिस्सा हमारा उसी पे रहेगा क्योंकि उसकी रीजनल जो उसके लिए ख़तरात है वो बहुत ज़्यादा हैं। अफ़गानिस्तान का मैंने आपको बताया कि वहाँ सिचुएशन काफ़ी पाकिस्तान को उस पर तशवीश है। अब ईरान के साथ भी वही मसला हो गया है, इसलिए हमने आज के पूरे प्रोग्राम का अपना वही रखा। मैं अपने प्रोग्राम का तारुफ करवाता हूँ, लेकिन इससे पहले एक इंटरनेशनल जो खबर है, ट्रेड वॉर जो चल रही है चीन और अमेरिका के दरमियान, उसमें बड़ा अहम मोड़ आया है पिछले 24 घंटों में। और इस ट्रेड वॉर में ट्रंप को 11 दिनों में दूसरी बड़ी शिकस्त या दूसरा बड़ा यू टर्न लेना पड़ा है। और वो कैसे है? 2 अप्रैल को बेशतर ममालिक पर नए टैरिफ लगाए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, लेकिन फिर 9 अप्रैल को चीन के अलावा बाकी तमाम ममालिक पर टैरिफ कम करके 10% करना पड़ा। यू टर्न लिया क्योंकि स्टॉक मार्केट्स बैठ गई अमेरिका की और इससे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डूब गए। और फिर 12 अप्रैल को सिर्फ 3 दिन बाद चीन ने अब अमेरिका ने जो चीन पर टैरिफ लगाया था 145% तक, उसमें से एग्जाम्पशन दी है उन चीज़ों को। कौन सी चीज़ों को? स्मार्टफोन को, कंप्यूटर्स को, सोलर सेल्स को, मेमोरी चिप्स, हार्डवेयर ड्राइव्स को, LCDs को और सेमी कंडक्टर। ये नया टैरिफ उनसे वापस ले लिया गया और वही पुराना जो सिस्टम चल रहा था वही रहेगा। और इसका डायरेक्ट फ़ायदा किसको हुआ? बड़ी दिलचस्प बात है। और ट्रेड वॉर में इन अमरीकी जो ट्रंप के दोस्त हैं खरबपति अमरीकी, उनको फ़ायदा हुआ, जिसमें टिम कुक एप्पल के मालिक हैं, आईफोन के मालिक हैं, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के, एलॉन मस्क टेस्ला के, जेंसन हुआंग इनवेडिया के, और चार्ल्स लियोंग सुपर माइक्रो कंप्यूटर्स के, माइकल एस डील टेक्नोलॉजीज़ के, और एनरिक लोरेस HP के। तो ये आप देख रहे होंगे कि ट्रंप की इनॉग्रेशन पे भी ये सारे दोस्त बिलियनर्स ट्रंप को घेरा डाले खड़े थे। तो और ये किसकी कॉस्ट पे हुआ है? ये सारा जो इन लोगों को फ़ायदा दिया गया है, ये हुआ है कॉस्ट मिडिल क्लास और गरीब लोग जो अमेरिका में हैं और जिनको अब हर साल अपनी ग्रोसरीज़ के लिए और अपनी छोटी छोटी चीज़ों के ख़रीदने के लिए जो चीन से आती थी उस पर $3,700 हर साल ज़्यादा अदा करने पड़ेंगे, जो बहुत बड़ी रकम है वहाँ की मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लिए। और उसमें चीज़ें क्या क्या? उनके बेबी केयर, बच्चों के कपड़े, डायपर्स, स्ट्रॉलर्स और कार सेट्स, होम एंड किचन प्रोडक्ट्स जैसे कि माइक्रोवेव हैं, ब्लेंडर्स हैं, कॉफ़ी मेकर है, टोस्टर है, कटलरी है, क्रॉकरी है, कपड़े हैं, जूते हैं, हैंडबैग्स, स्पोर्ट्स वियर, खिलौने और गेम्स का सामान, पर्सनल केयर का सामान। ये आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे, जहाँ भी जो कुछ भी होता है, आखिर में अमीर जो है वो ज़्यादा अमीर होता है, उसके दोस्त भी अमीर होते हैं और गरीब पे टैक्स लगाया जाता है, अमीर को अमीर मज़ीद बनाया जाता है। यही ट्रंप कर रहा है अपने दोस्तों के लिए और पूरी दुनिया में उन्होंने एक बेयकीनी की कैफियत पैदा कर दी। और इसमें टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। चीन की अमेरिका को कुल एक्सपोर्ट्स $438 बिलियन, उसमें स्मार्टफोन्स $42 बिलियन, कंप्यूटर तकरीबन $4 बिलियन, सेमी कंडक्टर तकरीबन $4 बिलियन, $49 बिलियन, $49 बिलियन, LCD $500 मिलियन और सोलर पैनल $25 मिलियन। टोटल $130 अरब की जो चीज़ें आनी थी चीन से अमेरिका को, उस पर अमेरिका ने रियायत दे दी है और वो सारा फ़ायदा जैसे मैंने आपको बताया कि अमीर दोस्तों को हो गया है। इसी दौरान एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है
चेंग पेंग जाओ के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है। और चेंग पेंग जाओ वो हैं जिसको पाकिस्तान की हुकूमत ने भी इत्तफाकन अपना एडवाइज़र मुकर्रर किया है क्रिप्टो करेंसी पे। वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने 4.3 बिलियन डॉलर उन पर जुर्माना हुआ अमेरिका में 2023 में, और उनको सज़ा हुई। उनकी कंपनी वहाँ काम नहीं कर सकती। अबू धाबी में वो आजकल रहते हैं। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, स्मार्ट गेम की है। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुआहिदा कर लिया है, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। और साथ उन्होंने कहा कि आप हाथ हौला रखें हम पे, हम आपको फ़ायदा देंगे, आप हमें फ़ायदा दें। तो अब हो सकता है, और ये भी चीनी निजात कैनेडियन सिटीज़न है। तो देखें, पैसा बोलता है और माया सब माया है। आम खबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो दहशतगर्दी है, हमारे पास तो पैसे के मामलात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, अफ़गान हुकूमत जो है वो उसके बारे में कहा है। टॉप स्टोरी हमारी आज की होगी, ईरान में पाकिस्तानियों का कत्लेआम असल जिम्मेदार कौन है। हमें ज्वाइन किया है सानुल्लाह टीपू महसूद ने तजियाकार हैं, डायरेक्टर न्यूज़ खुरासान डायरी के, और सनाउल्लाह बलोच साहब रहनुमा हैं BNP मेंगल के। और हॉट इशू होगा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, अफ़गानिस्तान, ईरान, अमेरिका का किरदार, और इसमें अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में, उस पर भी बात करेंगे। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा, एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, नवाज शरीफ और सियासत में वापसी। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं इस पर, सियासत में वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मेरी मुलाकात हुई है उनसे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, और उसमें उन्होंने क्या कहा, असल वाक़या क्या है, असल किस्सा क्या है, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि डॉक्टर मालिक बलोच के साथ भी उनकी मुलाकात हुई और बलोचिस्तान के हवाले से बहुत अहम बातें हुई हैं। शुरू करते हैं। एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब, बहुत शुक्रिया। लंबी बात होगी, मेरी माफ़ कीजिएगा, आपको सुनना पड़ा। और सनाउल्लाह बलोच साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, क्योंकि सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, इंटरनेट का प्रॉब्लम पाकिस्तान में चल रहा है। ख़बर नहीं आ रही किसी मीडिया पे, लेकिन है सही प्रॉब्लम। तो एहसानुल्लाह साहब, कल हुआ बहुत खौफनाक वाक़या है और इससे ज़्यादा कशीदगी बढ़ी है। और बलोचिस्तान नेशनल BBC के मुताबिक बलोचिस्तान नेशनल आर्मी इन्होंने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी ली है, लेकिन ख़ुद अभी तक हमें डबल कन्फर्मेशन नहीं हो सकी। और इनके मुताबिक जो एक बार पहले इन्होंने नारकली लाहौर में इन्होंने एक हमले की जिम्मेदारी ली थी 2022 में, जिसमें 3 अफराद हलाक और 26 ज़ख्मी हुए थे। गुलजार इमाम शंबे इसके हेड हैं, वो तो हथियार डाल के आ भी चुके थे, रह भी चुके हैं। अब दोबारा ये सब क्या हो रहा है कि ये बलोचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी कहाँ से आ गई, और ईरान में इनकी पनाहगाहें कहाँ हैं। पहले भी हम देख चुके हैं जो कुछ हुआ है माजी में। अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा वो बता दूं कि इसमें 16 जनवरी 2024 की रात बलोचिस्तान के इलाके सब्सको में शिद्दत पसंद तंजीम जैशुल अदल पर ईरान ने हमला किया, जिससे 2 बच्चे जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हुए थे। उसके जवाब में पाकिस्तान ने 18 जनवरी 2024 को ऑपरेशन मर्ग बर सर्म 4 लॉन्च किया, और सिस्तान बलोचिस्तान के इलाके सरवान में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें 9 दहशतगर्द हलाक करने का दावा किया गया, और उसमें ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल और गोला बारूद इस्तेमाल किया गया। फिर अब 27 जनवरी 2024 को उसके बाद ईरानी सूबे सिस्तान बलोचिस्तान की शहर सरावान में नामालूम बंदूक बरदारों ने 9 पाकिस्तानी मजदूरों को गोली मारकर हलाक और 3 को जख्मी कर दिया। और अब आप देखते हैं कि कल वहीं महरस्तान में जो सिस्तान ही का इलाका है, 8 पाकिस्तानियों को वहाँ पे हाथ पांव बांधकर उनको कत्ल कर दिया गया। और ये सारा आप देखेंगे अगर नक्शे में जो आपको दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल साथ जुड़े ज़िला मंद है बलोचिस्तान का, उसके साथ ये इलाका जुड़ा हुआ है पंजगोर के करीब, और इसी इलाके में ये पिछले 2 साल से सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। टीपू साहब, क्या ये चल क्या रहा है बलोचिस्तान में? हाँ बिल्कुल, ये जो बलोच आर्म सेपरेटिस्ट है तो इनकी जो कंसंट्रेशन है तो वो सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी साइड पे, बल्कि जो ईरानियन बलोचिस्तान सिस्तान प्रोविंस है वहाँ पे भी उनकी काफ़ी हद तक है। और ये चीज़ें यानी सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे पाकिस्तानी ऑफिशियल, बल्कि इनके अपने जो लोग हैं इन मिलिटेंट ग्रुप्स के, तो वो भी इस चीज़ को कन्फर्म करते हैं कि अक्सर ये होता है कि यहाँ पे वो हमला करके वहाँ पे फिर भाग जाते हैं, वो बना लेते हैं। जिस तरह जो पाकिस्तानी तालिबान है उसके हवाले से हम देखते हैं कि यहाँ पे उनकी तरफ से हमले होते हैं, फिर अफगानिस्तान वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी एग्जैक्टली ये स्ट्रेटेजी, ये इक्वेशन जो बन रही है अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का, ये इलाका जो है दरमियान में, यहाँ से सारी दहशतगर्दी हो रही है। हालांकि ईरानियन एम्बेसी ने मजम्मत की है इस वाक़े की और कहा है कि हम मुजरमान को पकड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान में हमें जो ज़राए से ख़बरें मिल रही हैं, ऑफिशियली नहीं, वो काफ़ी यहाँ पे तशवीश पाकिस्तान में पाई जाती है और कशीदगी की सूरत हाल है।
किधर जाएगी ये कशीदगी, और ये इस इलाके पे क्यों नहीं अमन अमान आ रहा? मेरी भी ये इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे पाकिस्तान में इस चीज़ को काफ़ी सीरियस लिया जा रहा है, और ईरान पे एक हो सकता है उनकी तरफ से फॉर्मली वो डिमांड भी कर लें कि ये दूसरी दफ़ा हो रहा है। और सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पे हमले हो रहे हैं पाकिस्तानी नेशनल्स पे, बल्कि यहाँ पे ये जो इंटेलिजेंस है वो ये भी वो कह रहे हैं कि वहाँ पे इनकी प्रेजेंस है, उनकी लीडरशिप जो है वहाँ पे उनकी प्रेजेंस है। फिर कुछ हॉस्टाइल इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनका भी किरदार वो सामने नजर आ रहा है। तो ये एक कॉरिडोर बन चुका है बलोच मिलिटेंसी के हवाले से, ये जो पूरा इलाका है। फिर अफगानिस्तान में वहां पे जो निमरोज का सूबा है, तो वो भी जो ईरान को भी टच कर रहा है, तो वहां से भी ये इतलात है कि वहां पे भी इनकी प्रेजेंस जो है, यानी पाकिस्तानी ऑफिशियल दावा कर रहे हैं कि वहां पे इनकी प्रेजेंस है, BLA, BLF, BNA वगैरह ये जितने भी ग्रुप्स हैं। तो मेरे ख्याल में कि अभी इस इशू को सिर्फ ये नहीं कि यानी इंटरनली तो चीज़ों को फिक्स करना होगा, जो इंटरनल सिक्योरिटी हमारी है, लेकिन एक्सटर्नली भी वो ममालिक के जो कि इस चीज़ को फीड कर रहे हैं, इसको फ्यूल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनके खिलाफ भी मेरे ख्याल में कोई सख्त मौक़िफ़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है सनाउल्लाह बलोच साहब ने। सनाउल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अफसार भाई, क्या हाल है? ठीक। ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ज़ाहिर है बलोच नस्ल भी हैं, सदर पाकिस्तान हैं, उनकी हुकूमत भी है उनकी पार्टी की बलोचिस्तान में, तो आपके ख्याल में सदर पाकिस्तान को इसमें कोई रोल प्ले करना चाहिए कि जो कोई मिडिल ग्राउंड हम सब मिल के आपस में जो जमहूरियत की रूह है, और जिसमें मैं बात बार बार ये मैं भी और बहुत सारे लोग करते हैं कि रहना तो हमने साथ साथ ही है ना। आप ईरान में देखें, इस तरह का कोई मसला नहीं है, हालांकि वहाँ भी बलोच लोगों पर बहुत जुल्म हुआ है माजी में भी और भी होता रहता है, लेकिन वहाँ सेपरेटिज्म की कोई तहरीक नहीं है। तो और वो बलोच हिस्सा भी है जब आप 1948 में पाकिस्तान में शामिल हुए, तो क्या कोई यहाँ पे कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है कि उसको उस पर कोई निगोशिएट किया जा सके? अफसार भाई देखें, हमारे लोगों में, हमारे दानिश्वरों में, सियासी लोगों में बलोचिस्तान से हवाले से मालूमात बहुत कम है। बलोचिस्तान के वो दीगर इलाके में उन पर किसी दिन आपके साथ तफसील से बात करूंगा कि वहां पर भी बड़ी सरासीमगी और इज़्तिराब पाया जाता है। वहां पे भी तहरीकें हैं, वहां पे भी आर्म स्ट्रगल चल रहे हैं, लेकिन देखें साइज, पॉपुलेशन, कॉन्शियसनेस, एजुकेशन, ये सारी चीजें डिफरेंट है। और बलोचिस्तान, ये जो बलोचिस्तान है, ये हिस्टोरिकली सेंटर रहा है, पॉलिटिकल सेंटर रहा है, इकोनॉमिक सेंटर रहा है। सबकी नजरें इस बलोचिस्तान पे लगी होती हैं जो इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है। रही बात आपने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब या पाकिस्तान के सियासी जोमा, 1970 के बाद जब 71 में हमने 70 में मशरकी पाकिस्तान खो दिया, तो हमने एक आहीन बनाया। वो सियासी लोगों ने, अब गो कि हमारे अकाबरीन उस आइन पे भी मुत्तफिक नहीं थे, तो सियासी लोग क्या करते हैं, सियासी लोग पार्लियामेंट में कवानीन बनाते हैं, आहीन बनाते हैं, और उन कवानीन और आइन की अगर कोई पाबंदी नहीं करता, उस एक्टर को ढूंढना पड़ेगा। वो स्टेक होल्डर कौन है? ठीक, नहीं सर, मैं आ रहा हूं, मैं थोड़ा सा 1 मिनट मुझे दीजिएगा। देखिए, बलोचिस्तान का मसला इस वक्त ये है कि अभी आपने 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट किया, 18th अमेंडमेंट, अभी दोबारा 18th अमेंडमेंट में भी कितनी इंक्रोचमेंट हो रही है। ये जो SIFC है, ये पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फोरम हो गया, मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी बना रही है, बलोचिस्तान में माइंस एंड मिनरल का एक अमेंडमेंट एक्ट ले आया। चीजें जो हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, देखें कि इस पे बातचीत ही होनी चाहिए ना, तो इसमें सदर आसिफ अली जरदारी को रोल प्ले कर सकते हैं। नहीं सर, देखें अबसार भाई, मैं बड़ा स्टेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। 20 साल से, मैं अपनी जवानी के तकरीबन 30 साल इस पॉलिटिक्स को और इस पार्लिमानी निजाम में पाकिस्तान में इस बलोच तनाज़े और पाकिस्तान के तनाज़े को दे चुका हूँ। मैं इस वक्त समझता हूँ हमें वी हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एडॉक पॉलिसी नहीं बननी चाहिए। अगर इस्टेब्लिशमेंट बलोचिस्तान का मसला हल करना चाहता है, उसके पास बाकी जो ऑप्शंस हैं, जो हार्ड स्टेट वाली पॉलिसी के साथ साथ उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के तहत जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के वो अप्रोचेस हैं, उन पे बैठना होगा। वी हैव टू, मेरी आखिरी एक गुजारिश है कि इस पे आप इस्लामाबाद में 1 हफ्ते का कन्वेंशन सेंटर में एक ओपन डिस्कशन और डायलॉग करें, जिसमें हम वो तमाम जख्म खोल के दिखाएं जिसकी वजह से बलोचिस्तान के लोगों में इस्तराब पाया जाता है, लोगों में ये तशद्दुद का रुझान बढ़ गया है, नौजवान रियासत और उसके इदारों से मायूस हो गए हैं। देखिए, एक तो आखिरी बात आपकी नहीं, हम आपको जाने नहीं दे रहे, अभी आप हमारे साथ ही हैं, लेकिन आपने बात बड़ी अच्छी की है। आपने कहा कि हार्ड स्टेट के साथ साथ जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं लोगों के, वो भी मिलने चाहिए। ये आपने इतनी उम्दा बात की, और साथ आपने फिर इस्लामाबाद कि कन्वेंशन सेंटर की बात की कि वहाँ बैठे सब। तो मैं देखें, मैं पंजाबी हूँ, आप बलोच, आप और हम एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, और मुझे तो आपकी इस बात से बहुत उम्मीद नज़र आती है। और ये तो अब इस्लामाबाद को ये आवाज़ सुननी चाहिए, लाहौर को ये आवाज़ सुननी चाहिए कि आप आज भी यहाँ आके बैठ के बातचीत करके दिल के ज़ख्म दिखा के उसके लिए मरहम लेना चाह रहे हैं। तो उम्मीद है कि मेरी ये बात सुनी जा रही होगी, और मैं आपके साथ हूँ इस बात पे। सिर्फ ये बताइएगा, इसमें
आसिफ अली जरदारी साहब को कोई रोल प्ले करना चाहिए। मैं फिर नवाज शरीफ साहब की भी तरफ आता हूँ, लेकिन पहले मुझे सिर्फ इसका जवाब दें, आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को इस बात पर जो अभी आपने कही है? सर, बलूचिस्तान का मसला बहुत गंभीर है। आसिफ अली जरदारी साहब उम्र के उस हिस्से में हैं कि वो अपने घरेलू और अपने सियासी मसाइल को भी इस वक्त अच्छी तरीके से वक्त नहीं दे पाते। प्रेसिडेंट की जो पोजीशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जाती तौर पर उनकी सेहत और उनकी जो सूरत हाल है वो इस गंभीर मसले पर मैं इसका आपको हल बताऊं। देखो, उसमें यह है कि बलूचिस्तान के हवाले से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने 2024 के जो इंतखाबात हुए, उन्होंने अपने जो सारे राइट्स हैं वो सीज कर लिए। उन्होंने खुद अपनी सियासी इख्तियारात जो है वो किसी और के पास गिरवी रख दिए हैं। बलूचिस्तान में जो उनकी हुकूमतें कायम हैं, उनकी पॉलिसियां भी पीपल्स पार्टी खुद नहीं बना सकती। तो मसला ये आ जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी, अब डॉक्टर मालिक बलोच साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से 3 दिन पहले लाहौर में। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन में हैं कि वो कोई रोल प्ले करें? और जैसे आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए बलूचिस्तान के हवाले से, एडहॉकिज्म पे नहीं चलना चाहिए, और उस एडहॉकिज्म का मैं भी गवाह हूं जिसका नुकसान बहुत हुआ है पाकिस्तान को भी और बलूचिस्तान को भी। तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं? देखें, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब हमारे लिए काबिल कदर है। सरदार अख्तर मेंगल, ये जो आपने बात की कि ये जो हम अप्रोच है अभी तक अपने जख्मों का मरम का हल इस्लामाबाद के हवाले से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सरदार अख्तर मेंगल साहब एक एहतजाज लीड कर रहे हैं, पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक, पीसफुल, बड़ा पुरअमन तरीके का। वो बैठे हैं, ये खुद इस बात की गवाही है कि जी हम चाहते हैं पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से मसाइल को सुना जाए, हल किया जाए। डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब जब गए हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, हमारे साथ राब्ते में थे, इधर उनके एक दोस्त कुलीग्स हमारे धरने में भी आए। हम समझे कि शायद बलूचिस्तान के मसले की वो नवीयत को या उसकी असासियत को, उसकी सेंसिटिविटी को समझ के मियां साहब और उसकी जमात जो है वो बलूचिस्तान आएंगे। आज 17वां दिन है, खुदकुश हम लोग के दरमियान सरदार अख्तर मेंगल और हम सब बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने जो है 17 घंटे के लिए भी तकलीफ नहीं की। ये जो डिस्कनेक्ट है, ये जो बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के दर्द, तकलीफ और मुश्किलात में दूरी है ना, ये दूरी बलूचिस्तान और पाकिस्तान को भी दूर करता जा रहा है।